नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं एमपीपीएससी एफएसओ के संबंध में। अलग अलग राज्यों के द्वारा जो एफएसओ के पेपर आयोजित किए गए हैं, उनके पेपर का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अभी बहुत सारे पेपर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी 25 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आज की इस क्लास से हम लोग एक नया पेपर उठा रहे हैं। ये पेपर है राजस्थान पीएससी का फूड सेफ्टी का जो पेपर आयोजित किया गया था राजस्थान पीएससी के द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आप में से जो लोग भी इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर के तैयार कर रहे हैं, यदि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जॉब्स वाला की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही 7000 प्रश्नों की, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत एप्लीकेशन के माध्यम से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी इसके जो पेपर हैं वो लगातार एप्लीकेशन में अपलोड हो रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में है, ऑफलाइन माध्यम में नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ पैटर्न वही रहेगा जो आयोग का पैटर्न है। बस इस अंतर वही है कि ये ऑनलाइन माध्यम में होगी, ना कि ऑफलाइन माध्यम में, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हमारी इस डिस्कशन को। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर पेपर अपलोडेड है और ये टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, या आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यह पेपर 2019 में 25 नवंबर को आयोजित किया गया था ना। कब आयोजित किया गया था यह पेपर? 25 नवंबर को आयोजित किया गया था। इस पेपर में एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि कहा गया है कि प्रश्नों की संख्या 150 है, लेकिन इन 150 प्रश्नों में से, जैसा आपके एग्जाम में होने वाला है वैसे इनके एग्जाम में हुआ कि इन 150 प्रश्नों में से ऑलमोस्ट हाफ 50% प्रश्न है ना, 50% या यूँ कहें कि उससे ज़्यादा प्रश्न कहाँ के हैं, तो वो प्रश्न हैं जीके के, राजस्थान स्टेट का जो जीके है ना। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो हमारे क्वेश्चन काम के नहीं हैं, वो हमारे क्वेश्चन काम के नहीं हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जो हमारे फूड साइंस से रिलेटेड हैं। चालू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप पहले क्वेश्चन में जाएंगे तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेल का उदाहरण है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ जेल, ठीक है। जेल का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो स्मोक है, फॉग है ना, मिल्क है या बटर है। देखो वापस से कि स्मोक और फॉग का यहाँ से कोई मतलब नहीं, इस पूरी कहानी में फूड सेक्टर में इन दोनों का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आता है कि मिल्क या बटर है, तो मिल्क क्या होता है? एक इमल्सन होता है। मिल्क क्या होता है? एक इमल्सन होता है। और बटर क्या होता है? एक जेल होता है। बटर क्या होता है? एक जेल होता है, ठीक है। ये आपकी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में जो पांचवा टॉपिक है उसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड, है ना। पहली यूनिट का जो पांचवा टॉपिक है उसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड के अंतर्गत जब जाओगे तो वहां तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फूड की प्रॉपर्टी में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा फूड किस प्रकार की प्रॉपर्टी धारण करता है। जैसे उदाहरण के लिए बटर क्या है? जेल फॉर्म में होता है। मिल्क क्या है? इमल्सन फॉर्म में होता है। तो ऐसे ढेर प्रकार की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका एक वो दे रहा हूँ, समराइजेशन दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए जब जेल की बात करते हो, है ना, तो जेल में क्या आता है? जेली आता है, कस्टर्ड आता है, पनीर आता है। उसी जेल का एक फर्दर एग्जांपल बनता है क्या? इमल्सन बनता है ना। उसी जेल का एक फर्दर एग्जांपल क्या बनता है? इमल्सन। इमल्सन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पर हम दो प्रकार के पढ़ रहे होते हैं, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, है ना। वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, एक जो तीसरा फॉर्म होता है उसमें क्या हो जाता है? इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे यदि हम इमल्सन की बात करें, उसमें फैट बेस्ड फूड सामान्यतः रखे जाते हैं। वापस से कि इमल्सन क्यों बनाया जाता है, जो बात जो अभ्यर्थी केमिस्ट्री सेक्टर से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े रहे हैं शुरुआती चरण में, उनके लिए, कि इमल्सन सिर्फ वहीं बनाया जाएगा, सिर्फ उसी परिस्थिति में बनाया जाएगा जब आपको दो ऐसी चीज़ों को मिलाना हो जो एक दूसरे में मिल ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण के लिए तेल और पानी। तेल और पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनको मिलाना है, उसके बावजूद भी मिलाना है, ठीक है। जैसे बटर के केस में फैट रिच फूड है। अब फैट रिच फूड है, वाटर में मिल नहीं रहा है, फिर भी मिलाना है, कैसे मिलाएं? तो हम कोई एक ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे यहाँ पर जो क्या करते हैं, उनकी मिक्सिंग को इजी कर दे। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर बोलते हैं, है ना। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर बोलते हैं। इमल्सीफायर्स फूड इंडस्ट्री में कौन कौन से यूज किए जाते हैं, पहले भी डिस्कशन क्लासेस में बताया गया, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं ना। इस प्रोसेस से बने हुए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो इमल्सन हुआ, इमल्सन ऑयल इन वाटर हो गया, है ना। ऑयल इन वाटर इमल्सन में क्या आता है? मिल्क आता है, मेयोनीज आता है, ठीक है।
जो कि डेयरी कॉन्डिमेंट की कैटेगरी हो गई। इसके अलावा यदि फोम की बात करें, जो कि एक सॉलिड वो हो गया, उसमें फोम में क्या आता है, ब्रेड और केक आते हैं। यदि लिक्विड फोम की बात करें तो इसमें क्रीम है, बियर फ्रोथ है, व्हिप्ड क्रीम है ना, एग्जैक्टली व्हिप्ड क्रीम है। तो व्हिप्ड क्रीम आती है और बियर फ्रोथ आता है। तो फोम में तुमको याद रखना क्या क्या आता है, पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पूछा गया कि विच वन ऑफ दीज इज अ जेल, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक जेल है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ब्रेड कौन से फॉर्म में होता है, तो ब्रेड होता है हमको फोम के फॉर्म में होता है। ठीक है, सस्पेंशन की बात करें, ठीक है, तो ऑरेंज जूस हो गया जिसमें पल्प भरा होता है ना। सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें शुगर का सायरप हो गया है ना, शुगर का सिरप जो बनाया जाता है। कोलॉइड की बात करें तो मिल्क हो गया, मिल्क उसमें भी है, मिल्क इसमें भी है ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या है, सस्पेंडेड है ना, उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। उसी सस्पेंडेड पार्टिकल को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए और मिक्सअप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया अपनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन कहते हैं ना। क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन। ये पढ़ाया हुआ है, पहले ही पढ़ाया हुआ है डिस्कशन क्लास में। ठीक है, पेस्ट के मामले में बात करें तो टोमेटो हो गया, केचप है ना। पाउडर के मामले में बात करें तो मिल्क पाउडर आता ही है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेयर क्या है, मिसमैच्ड है। दरअसल ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन यूनिट 1 से ही है ना। ये क्वेश्चन यूनिट 1 नहीं 2 से है ना। कहाँ से, यूनिट 2 से है। यूनिट 2 में कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मॉर्फोलॉजी है वहां से दिया हुआ है ना। कहाँ से दिया हुआ है ये क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी चीज है जो मिसमैच्ड हो रही है। जैसे फिम्ब्राई की बात करें, ये अटैचमेंट टू सरफेस प्रोवाइड करता है ना। ये क्या है एग्जैक्टली, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें क्या मिलेंगे, अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, वही पार्ट्स यहाँ के नाम लिखे हुए हैं। जैसे एक आ जाता है पिलाई है ना, एक क्या होता है पिलाई, जो कि रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। तीसरा हो जाता है ग्लाइकोकैलिक्स है ना, जो कि प्रोडक्शन फ्रॉम फैगोसाइट्स प्रोवाइड करता है। फैगोसाइट्स क्या होते हैं, तो ऐसे सेल्स है ना, ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, पूरे के पूरे पोर्शन को, पूरे के पूरे से मटेरियल क्या कर जाती है, इंगल्फ कर जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जो कि सिंगल लेयर्ड होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, मिसमैच्ड है ना। जैसे यहाँ पे बात करें पिलाई, वो पिलाई क्या है, रिप्रोडक्शन में योगदान नहीं देता है ना, पिलाई क्या है, रिप्रोडक्शन में योगदान नहीं देता। ठीक है, सबसे पहले आता है फिम्ब्राई, क्या है, जो कि बैक्टीरियम पाया जाता है। ये क्या करता है, अटैचमेंट टू फूड सरफेस प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे एक बार वापस से देख लेना, अभी हम इसमें हर पॉइंट में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पिलाई हो गया, उसका क्या काम है, जो कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज में काम करता है ना। वहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा हुआ था, पिलाई का रिप्रोडक्शन में काम नहीं है, किसमें काम है, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में काम एग्जैक्टली। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, जीन का हस्तांतरण होना एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है आपको। किस में पाया जाता है, सूडोमोनास हो गया, अर्जिनोसा हो गया है ना, इनमें पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, चिल्ड फूड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पिलाई का एक टाइप 4 पिलाई हो गया, जो कि बायोफिल्म फॉर्मेशन में मदद करता है। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, जो कि बायोफिल्म फॉर्मेशन में ही मदद करता है। कैप्सूल हो गया, वो हीट और डेसिकेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्लाइम लेयर हो गया, वो सरफेस अटैचमेंट में क्या करता है, मदद करता है। और ये सब बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैजिला हो गया, मोटिलिटी में मदद करता है। एक्सेल फिलामेंट्स हो गए, वो भी मोटिलिटी में मदद करते हैं। एस लेयर हो गया, वो रेजिस्टेंस में मदद करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंजाइम एंड पीएच एंड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, टेइकोइक एसिड हो गया, वो अडहेरेंस इन फर्मेंटेशन एंड स्पॉइलेज प्रोवाइड करता है। ये कहाँ पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हो गए, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यह एंडोटॉक्सिन प्रोडक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं, फूडबॉर्न इलनेस के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं एंडोटॉक्सिन्स। और ये पूरा कहानी जो है एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन है ना, इंटॉक्सिकेशन के तहत, ये आपका यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 के पॉइंट 2 में ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे जितने भी मॉर्फोलॉजी में पोर्शन होते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो सब यहाँ पर मैंने समराइज कर दिए हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ वाटर एक्टिविटी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वाटर एक्टिविटी यहाँ पे मतलब क्या है, समझो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, या यूं कहें डायरेक्ट हम कहें नमी चाहिए या पानी चाहिए। ठीक है, यदि वो नहीं होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या पानी के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और पानी उनके लिए क्या है, एक बेसिक न्यूट्रिएंट है। अब आता है कि ऐसी कौन सी लिमिट है, यदि हम है ना, ऐसी कौन सी लिमिट है यदि हम उससे
है ना, किसी भी सूक्ष्मजीव के लिए वाटर लिमिट का सीमांकन यदि हम क्या कर दें, उससे ज़्यादा कर दें, तो वो बड़ी इजीली ग्रो कर पाएगा। वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो इजीली ग्रो कर पाएगा। तो वो लिमिट क्या है ना, तो वो लिमिट है ए डब्ल्यू शुड बी ए डब्ल्यू ग्रेटर देन यदि 0.9 है ना, तो यदि 0.91 से क्या है ए डब्ल्यू ज़्यादा है, 0.91 से ए डब्ल्यू ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ पॉसिबल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमेशा हमको कोशिश करना है कि हमारे उसमें फूड प्रोडक्ट में क्या रहे, ए डब्ल्यू मतलब कि वाटर एक्टिविटी हमेशा 0.9 से कम रहे, ठीक है। अब देखो, जो चिप्स वगैरह होती हैं और इस प्रकार के जो फूड पैकेट्स आते हैं, जो टेट्रा पैकेजिंग में आते हैं ना, किस में आते हैं, टेट्रा पैक्स में आते हैं, ये सब में सामान्यतः क्या होता है, जो वाटर एक्टिविटी रहती है वो मिनिमल रखी जाती है। मिनिमल का मतलब यहाँ पे क्या समझ लो, जैसे उदाहरण के लिए बात कहूँ चिप्स की, है ना, उदाहरण के लिए बात कहूँ चिप्स की, तुम्हारा मार्केट में जो चिप्स आते हैं अलग अलग कंपनियों के, उनमें जो वाटर एक्टिविटी रहती है उसको रिड्यूस किया जाता है 0.2 तक, है ना। कहाँ तक रिड्यूस किया जाता है, 0.2 0.3 तक, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन 0.2 0.3 तक रिड्यूस किया जाता है। क्यों, क्योंकि जितनी कम वाटर एक्टिविटी उतना कम क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, ठीक है। यदि वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है तो चिप्स जल्दी खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो सामान्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब का जो वो होता है मिनिमम ए डब्ल्यू ग्रोथ होता है, वह सब 0.9 के आसपास ही होता है, ठीक है। जैसे यदि हम ईस्ट की बात करें, मोल्ड्स की बात करें तो 0.88 और 0.80 है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की बात करें तो 0.9 के आसपास ही है, ठीक है। और यदि हम अलग से किसकी बात कर लें, ऑस्मोफोलिक ईस्ट की बात कर लें, तो वो कितने में आ जाता है, 0.6 में आ जाता है, बट अगेन की एवरेज तो ठीक है। अगला आता है अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, अभी हम बात कर रहे थे ना ऊपर टॉक्सिन्स की, है ना, उनमें से अफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस स्पीसीज प्रोड्यूस करती है, साल्मोनेला, फिशेरियम या स्ट्रेप्टोकोकल, है ना। तो एस्परजिलस स्पीसीज के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज के यूनिट 2 के पॉइंट 2 का जो वो है पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, उस 100 क्वेश्चन के तहत हमने ये सब क्वेश्चन कवर कर दिए हैं ना। मतलब अफ्लाटॉक्सिन्स और जितने भी माइकोटॉक्सिन्स की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, है ना, और बैक्टीरियोटॉक्सिन्स की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, उन सब को हमने कवर किया है। साथ ही उसमें जितने भी वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनकी क्या इम्पैक्ट निकल करके आता है ना, उस सब को हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है, किस फूड में पाए जाते हैं उस तरीके से भी। अब अफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है, B1 B2 G1 G2, है ना। ये प्राइमरली कहाँ पाया जाता है, कॉर्न और ग्राउंड नट्स में। कहाँ में पाया जाता है, कॉर्न हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, इसके अलावा फिग्स है, ट्री नट्स है, इनमें पाया जाता है। कौन प्रोड्यूस करता है, अस्परजिलस स्पीसीज प्रोड्यूस करती है। अस्परजिलस स्पीसीज में क्या आता है, अस्परजिलस फ्लेवस, और क्या आता है, अस्परजिलस पैरासाइटिकस, क्या आता है, अस्परजिलस पैरासाइटिकस। अब इस अफ्लाटॉक्सिन स्पीसीज में या अफ्लाटॉक्सिन का जो माइकोटॉक्सिन है ना, ये कहाँ से माइकोटॉक्सिन कहाँ से आ रहे हैं, फंजाई से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फंजाई से, ठीक है। तो इस अफ्लाटॉक्सिन में एक और आता है स्पेशल अलग से, वो है M1। M1 सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है ना। और प्रोड्यूस्ड इन अ काउ लीवर आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ अफ्लाटॉक्सिन B1, ठीक है। तो यदि आपके शरीर में, सॉरी, काऊ के शरीर में अफ्लाटॉक्सिन B1 गया है तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, अफ्लाटॉक्सिन M1 में कन्वर्ट होगा। वो अल्टीमेटली कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, तुम तक आएगा, है ना, मतलब कंजम्पशन करने वाले तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी हुई है, इस पूरी लिस्ट को जरूर पढ़ें आप, है ना। जैसे मान लो डॉन है, वो कहाँ पाया जाएगा, सेरल्स में। फिमोसिनिन है, फिमोसिनिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, फिशेरियम स्पीसीज से निकलेगा वो, है ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ था, तो अगेन ये पूरी लिस्ट आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। टेल्यून है, ऑक्राटॉक्सिन है ना, टिटूटॉक्सिन है, येलोराइस टॉक्सिन है, स्लेफ्रामाइन है ना, टेमोर्गेंस है। तो ये पूरा एक बार आप लिस्ट जरूर देखें, और जो नीचे से यहाँ पे आखिरी में समराइजेशन में लिखे हैं जरूर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अल्फा टॉक्सिन, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन सेम लगभग क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन अगेन इस पूरी लिस्ट को हमने एक तरीके से कहें तो ऊपर कवर किया हुआ ना, तो वापस से ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज किस चीज के लिए कहना चाहूँ मैं, शब्दों में कंफ्यूजन में मत पड़ना कभी कभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा टॉक्सिन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या है, अफ्लाटॉक्सिन है। कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और आंसर गलत लगा देते हैं, ठीक है। अब जब अफ्लाटॉक्सिन की बात करोगे तो कहाँ से निकलेगा, अस्परजिलस स्पीसीज से निकलेगा, अस्परजिलस फ्लेवस से प्राइमरली, ठीक है। लेकिन जब आप अल्फा टॉक्सिन की बात करोगे, ठीक है, ये अफला है,
और ये अल्फा है, ठीक है। जब आप अल्फा की बात करोगे तो कहाँ से निकलेगा, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज से निकलेगा। उसमें भी क्लॉस्ट्रिडियम में प्राइमरली क्या निकलेगा, परफ्रिजेंस है ना, कहाँ से, परफ्रिजेंस से। तो ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है ना, वापस से। अच्छा, ऊपर जो लिस्ट आपने पढ़ी वो पूरी की पूरी क्या थी, माइकोटॉक्सिन्स की लिस्ट थी। माइकोटॉक्सिन्स का बेसिक मतलब क्या हुआ, वो टॉक्सिन्स जो फंजाई प्रोड्यूस करते हैं ना, वो ईस्ट हो गया और मोल्ड हो गया, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर जो आप लिस्ट पढ़ रहे हैं है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, बैक्टीरियल लिस्ट है ना, बैक्टीरियल वो है टॉक्सिन्स है। कौन से हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। प्राइमरली हमारे जो फूड में कंटामिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, एक बैक्टीरिया है, दूसरा क्या है, फंजाई है। तीसरा जो कैटेगरी बन जाती है वो ईस्ट बन जाती है। लेकिन इसके अलावा मतलब बैक्टीरिया, फंजाई और ईस्ट के अलावा बाकी जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया है ना, वायरस हो गया, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन प्राइमरली इम्पैक्ट किसका आता है, बैक्टीरिया, फंजाई और ईस्ट का, ठीक है। चलो अगला आता है ना। तो ये अल्फा टॉक्सिन कहाँ से निकल के आता है, क्लॉस्ट्रिडियम पेर्फ्रिजन से निकल के आता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, ऑक्सियोटॉक्सिन है ना। इसमें कहाँ पाया जाता है, ये मीट और पोल्ट्री में ये सब पाया जाता है। मेन इफेक्ट क्या निकल के आता है कि यदि आपके शरीर में हुआ है ना, यदि आपके शरीर में हुआ है तो ये क्या करेगा, गैंग्रीन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, गैस गैंग्रीन कॉज कर सकता है, फूड पॉइजनिंग तो होगी, ठीक है। इसके अलावा अल्फा हिमोलाइसिन हो गया है ना, स्टेप्टोकोकस ऑरियस से मिलता है। बॉटुलिज्म टॉक्सिन हो गया जो कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म से मिलता है। टिटेनोस्पाज्मिन हो गया जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से मिलता है ना। इंटेरोटॉक्सिन ए टू ई पूरी कैटेगरी है ना, वो कहाँ से मिलता है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस से ही मिलता है। कोलेरा टॉक्सिन हो गया जो विब्रियो कोलेराई से मिलता है, जो कॉलरा कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है, ठीक है। कॉलरा का सिम्टम क्या होता है, डायरिया होता है। कॉलरा का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, डायरिया होता है। ये सब बीमारियां भी आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। सब यूनिट 2 में ही पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो, तो ये पूरी लिस्ट मैं एक बार यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जरूर इसको एक बार आप अपने स्तर पर देखें, ठीक है। चलो अगला आता है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन आर। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का मेथड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन मेथड हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ना। नाइट्रोजन एस्टिमेशन मेथड हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यूमास और जेल्डाल यही दो मेथड होते हैं जो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने लगाया हुआ है, किसी अदर स्टेट में पूछा जा चुका था, ठीक है। दरअसल जब आप नाइट्रोजन एस्टिमेशन करते हैं तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन किसके लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए करते हैं। प्रोटीन के लिए करते हैं मतलब किसके लिए करते हैं, अमाइनो एसिड के लिए करते हैं। तो तीनों में कुछ भी बोल दे, अमाइनो एसिड का एस्टिमेशन कैसे करोगे, प्रोटीन का एस्टिमेशन कैसे करोगे, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करोगे, तीनों का मेथड एक ही रहेगा। लेकिन तीनों में तुम कर ही क्या रहे हो दरअसल, मतलब प्रोटीन और अमाइनो एसिड में भी तुम दरअसल क्या ही कर रहे हो, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन ही कर रहे हो, ठीक है। मेथड वही रहेगा, जेल्डाल और ड्यूमास मेथड। कौन सा, जेल्डाल और ड्यूमास मेथड उपयोग किया जाता है। जल्दाल सामान्यतः कहाँ करते हैं, मिल्क और फ्लोर और मीट के लिए, और ड्यूमास मेथड का यूज कहाँ करते हैं, सेरल्स और बेकरी प्रोडक्ट्स के केस में क्या है, किया जाता है, ठीक है। तुमको यदि मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो उसका बेस्ट मेथड क्या है, कार्ल फिशर मेथड है। कौन सा, कार्ल फिशर मेथड है, जो कि आयोडीन के रिएक्शन से और करवाया जाता है, ठीक है। यदि तुमको फैट कंटेंट निकालना है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन, और दूसरा क्या है, जर्बर मेथड है ना। ये पढ़ाया हुआ, गर्बर मेथड पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है यदि तुमको कार्बोहाइड्रेट का टोटल कंटेंट निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एंथ्रॉन मेथड का यूज किया जाता है। का एंथ्रॉन मेथड का। यदि रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पता करना है कि नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज करते हैं। का फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज करते हैं, जो कि किसमें बेस्ड है, कॉपर बेस्ड है ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा किसका यूज करते हैं, डीएनएसए मेथड का यूज करते हैं। यदि फाइबर का पता करना है तो वन स्वेस्ट मेथड का और क्रूड फाइबर मेथड का यूज किया जाता है। तो अगेन वापस से ये लिस्ट दी हुई है, जरूर आप इससे एक बार क्या है, ग्रो थ्रू करें, ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार के कंपोनेंट के लिए, किस प्रकार की चीज के लिए, किस प्रकार के फैक्टर के लिए क्या मेथड उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाटर एक्टिविटी पता करने, ऊपर हम पढ़ रहे थे वाटर एक्टिविटी है ना, तो वाटर एक्टिविटी पता करने उसके लिए क्या होता है, ड्यू पॉइंट मेथड होता है। कौन सा, ड्यू पॉइंट मेथड। या फिर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलो अगला आता है, चलो अगला आता है सॉरक्रट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं ना, सॉरक्रट का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। ये कहाँ से बनाया जाता है, जो पत्ता गोभी होती है उसका फर्मेंटेशन से बनाया जाता है ना, पत्ता गोभी के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन किस प्रकार का होता है, लैब की मदद से होता है। किसकी मदद से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से क्या है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। कौन सा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंटेशन होता है। कौन सा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक तो लिकोनोस्टॉक बेजेंटेरॉइड्स का यूज करते हैं, या फिर किसका यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस प्लांटैरम का यूज करते हैं। किसका, लैक्टोबैसिलस प्लांटैरम का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, किमची होता है,
इडली डोसा योगर्ट, ये पूरी अब एक लिस्ट दी हुई है ना, ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये कहाँ पाए जाते हैं या किसकी मदद से बनते हैं, सॉरी है ना, किसकी मदद से बनते हैं। रॉ मटेरियल क्या है, सॉर्केट का रॉ मटेरियल क्या है, कैबेज है ना, क्वेश्चन क्या था, रॉ मटेरियल का कैबेज। जैसे किमची का रॉ मटेरियल क्या है, वही कैबेज और रेडिश, रेडिश क्या होता है, मूली और मसाले, ठीक है। इडली डोसा का क्या होता है, मेन रॉ मटेरियल राइस होता है, इसके अलावा क्या होता है, ब्लैक ग्राम होता है ना, क्या होता है, उड़द की दाल, ठीक है। योगर्ट का क्या मेन मटेरियल होता है, मिल्क होता है। उसके बाद कौन सा बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेगा और किस प्रकार का फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा क्या होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तीसरा क्या होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है ना, तीसरा क्या होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्राइमरली तीन प्रकार से क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोनेंट, ठीक है। खैर, तो ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और उनका फूड प्रोडक्ट्स और उनका क्या है फर्मेंटेशन में कौन सा चीज का इन्वॉल्वमेंट है, जरूर पढ़ें आप, है ना। अगला, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बियर एंड अ वाइन इट्स फर्मेंटेड एंड प्रोडक्ट इज, है ना। ऐसा वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बियर और वाइन के फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है ना, वह कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बियर और वाइन के फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। तो बियर और वाइन के फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी माने जाने वाला, और दूसरा कि फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा ना, दूसरा भी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। अब वापस से कि बियर और वाइन दोनों क्या है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, बियर और वाइन दोनों क्या है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो देखो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड नहीं आएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड लैक्टिक एसिड नहीं आएगा क्योंकि वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं। अब अल्कोहलिक ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ए और सी में दिया हुआ है, जहाँ पे इथेनॉल इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है ना, इथेनॉल को ही क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जो दिया हुआ है उसके आधार पे हम जाएं तो ए और सी होगा। अब आता है कि कौन सा उसमें वो काम करेगा, ठीक है। देखो जब यहाँ पे सी में जाओगे तो सी में लिखा हुआ लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम। लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम जो होता है वह एक लैब है, क्या है, लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और यदि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा, इथेनॉल नहीं होगा। मतलब सी ऑप्शन हट गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए, है ना, राइट आंसर क्या है, ए है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया क्या होता है, एक ईस्ट है जो कि एथेनॉल प्रोड्यूस करता है आखिरी में, और कहाँ यूज किया जाता है, बियर वाइन ब्रेड इन सब में यूज किया जाता है ना। सैक्रोमाइसिस यूवेरम की बात करें जो कि एक लेजरिस्ट के नाम से जाना जाता है, वह लेजर बियर में क्या है यूज किया जाता है। तो ये पूरी एक लिस्ट वापस से दी हुई है ना, ये पूरी एक लिस्ट यहाँ वापस से दी हुई है और नाम लिखा हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा ईस्ट किस प्रकार का फर्मेंटेशन कर रहा है और किस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लो विनेगर है, अब विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, तो अब यहाँ पे बैक्टीरिया वहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड ही हो जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा, है ना। मतलब फर्मेंटेशन कौन सा हुआ, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ, और बैक्टीरिया कौन सा लगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई लगा, कौन सा, एस्टोबैक्टर एसिटाई लगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, जरूर आप इसको पढ़ें, ठीक है। नाटो का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है पहले किसी एग्जाम में, हमने डिस्कस किया हुआ है यहीं पर, है ना। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बाई कोजी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोजी के द्वारा फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। तो कोजी के द्वारा फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं, है ना, निम्नलिखित में से किसका किण्वन कोजी द्वारा होता है, सोयाबीन का, किसका होता है, सोयाबीन का, ठीक है। कोजी से फर्मेंटेशन किसका किया जाता है, सोयाबीन का किया जाता है। अब यहाँ पे वापस से जिस प्रकार की लिस्ट ऊपर दी हुई थी उसी प्रकार की लिस्ट यहाँ पर नीचे भी दी हुई है, एक बार जरूर इस लिस्ट से आप क्या करें, गो थ्रू करें, है ना, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे किस प्रकार का बैक्टीरिया किस प्रकार के एंड प्रोडक्ट के साथ क्या फर्मेंटेशन करवाता है। पूरा का पूरा यूनिट 2 आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट 2 आपका कवर हो रहा है। जो कोजी मोल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अस्पार्जिलस ऑरिज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अस्पार्जिलस ऑरिज बोलते हैं। देखो वापस से कि उन्होंने क्या किया, शॉर्ट नाम पूछा, उन्होंने क्या पूछा, शॉर्ट नाम पूछा, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल नाम दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोजी मोल्ड जो होता है काय के लिए यूज करते हैं, मीजो के लिए यूज करते हैं, एक जापानीज डिश होती है मीजो, है ना। इसके अलावा सोया सॉस के लिए यूज करते हैं और शेक के लिए यूज करते हैं। शेक क्या होता है, एक अल्कोहलिक बेवरेज होता है, क्या होता है, बेवरेज होता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है एस्टोबैक्टर एसिटाई या अलग अलग चीज़ें, तो एक बार जरूर आप इसको क्या करें, देख लें इस पूरी लिस्ट को, पता चले आपको ताकि कि कहाँ पे किस चीज़ का क्या है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ जीटीपी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है तुमसे, जीटीपी फॉर्मेशन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। मतलब प्राइमरली क्या होता है भाई, क्वेश्चन पेपर में जब जहां भी तुमने पढ़ा होगा एटीपी पूछा जाता है कि कितनी एटीपी बनी, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या फिर रेयर केस में क्या पूछ ले जाता है, एडीपी, है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कितना बना,
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कितना बना, ठीक है। अब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट किसके लिए पूछ रहे हैं, यदि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कौन सा ऑक्सीडेशन, एरोबिक ऑक्सीडेशन, तो कितना जीटीपी बनेगा, ठीक है। तो यदि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है तो जो अंत में जीटीपी बचेगा वो कितना बचेगा, है ना, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 जीटीपी बचेगा। अब ये 2 जीटीपी का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आपने पहले ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पूरा का पूरा जितना साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, टीसीए है, जितना साइकिल वो पढ़ा होगा आपने, तो एक वो हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ये कैसे बन रहा होगा अथवा कैसे प्रक्रिया चल रही होगी, जिसका सब टोटल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अभी हम उसके डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम उसके डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। 2 एटीपी बनता है, 30 एटीपी बनता है ना। जीटीपी के नाम पे 2 जीटीपी हो गया, एटीपी के नाम पे 30 एटीपी हो गया। कई किताबों में 32 लिखा होता है पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ना, कई किताबों में 32 लिखा होता है पुराने फॉर्मूले के हिसाब से। पुराना फॉर्मूला में परिवर्तन कहाँ पे आता है कि जो एनएडीएच होता है अथवा एफएडीएच होता है वो कितनी हमको यूनिट प्रोवाइड कर कितनी एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, पर एफएडीएच हमको कितनी एटीपी प्रोवाइड करेगा, उसके फॉर्मूले में चूंकि चेंज किया गया इसलिए वो क्या हो जाता है, कभी 30 कभी 32 आपको किताबों में देखने को मिलता है। दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। खैर, यहाँ पे पूरी साइकिल्स का लिखा हुआ है, कहाँ पे कितना जीटीपी क्या हो रहा है, बन रहा है, कहाँ पे कितनी क्या एनर्जी यील्ड आ रहा है, ठीक है। अगला, अगैरिकस बायोस्पोरस क्या है ना, निम्नलिखित में से ऑप्शन है हमारा, अगैरिकस बायोस्पोरस क्या है, एक खाद्य पदार्थ, यूजफुल इन बियर मेकिंग, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या फिर ह्यूमन पैरासाइट, है ना। तो अगैरिकस बायोस्पोरस क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, क्या है, अगैरिकस बायोस्पोरस एक खाद्य पदार्थ है जिसका कॉमन नेम क्या होता है, मशरूम, है ना, क्या नाम होता है, व्हाइट बटन मशरूम, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, व्हाइट बटन मशरूम, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको व्हाइट बटन मशरूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी कैटेगरी क्या होगी, तो यह एक क्या होता है, फंजाई होता है ना, ये क्या होता है, एक फंजाई होता है, लेकिन कैसा फंजाई है, एडिबल फंजाई, मशरूम आप लोग खाते ही हैं, है ना। तो ये हुआ, ये प्रोटीन रिच होता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी होता है ना, लो इन फैट एंड कैलोरीज होता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेलेनियम किस कंपाउंड किस विटामिन के साथ एसोसिएटेड रहता है ना, सेलेनियम किस विटामिन के साथ एसोसिएटेड रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलो आता है कलिनरी यूज, ठीक है। कलनरी यूज मतलब उसको भोजन में क्या है यूज किया जाता है, फ्रेश कैंड मतलब फ्रेश भी यूज कर सकते हो, खा सकते हो, कैनिंग कर प्रक्रिया के माध्यम से भी उसको रखा जा सकता है, ड्राई किया जा सकता है, सूप बनाया जा सकता है, सॉस बनाया जा सकता है, टॉपिंग की जा सकती है, स्टिर फ्राई किया जा सकता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया की बात करें तो इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्रियोर्स ईस्ट। अब जैसे उधर उधर तुमको पूछा गया कोजी का यूज कहाँ करते हैं, सोयाबीन में। अब तुमको कोजी पूछ लिया, लेकिन वहां पे उसने बताया ही नहीं कि कोजी है क्या, ठीक है। तो तुमको पता होनी चाहिए कोजी का पूरा नाम क्या होता है। वैसे ही तुमको पूछ लिया कि ब्रेवर ईस्ट का या बेकर ईस्ट का कहाँ यूज करते हैं, तो आ जाएगा ब्रेड में, बियर में, वाइन फर्मेंटेशन में। लेकिन तुमको ये तो बताया नहीं कि बेकर ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट क्या है, वो तो क्या है दरअसल सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया है। लेकिन तुमको फिर उसका क्या है कॉमन नेम पता होना चाहिए, ठीक है। अस्परजिलस ऑरेंज का कोजी हो गया, ठीक है, वो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये पूरी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जरूर आप इससे क्या है गो थ्रू करें, अवश्य करें, ठीक है। अगला, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, है ना, फैटी एसिड्स किसके द्वारा ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन, दूसरा डेल्टा ऑक्सीडेशन, तीसरा सिग्मा ऑक्सीडेशन, चौथा आ जाता है गामा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ के रखा होगा फैट का मेटाबॉलिज्म, उनको पता होगा कि जो फैटी एसिड है कहाँ से मेटाबोलाइज होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होते हैं, कहाँ से, बीटा ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम प्राप्त होता है ना, क्या प्राप्त होता है, एसिटाइल कोएंजाइम भी प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली ग्लूकोज की साइकिल में क्या करेगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, तो बीटा ऑक्सीडेशन हो गया है ना, जो कि एक 2 कार्बन है ना, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ 2 कार्बन यूनिट्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड, है ना, कितनी कार्बन रिमूव होती हैं, 2 कार्बन रिमूव होती हैं। ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब तुम अल्फा वो पढ़ोगे, क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, तो वहां पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है, 1 कार्बन यूनिट क्या होती है, रिमूव होती है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एंड से क्या होता है, कितने कार्बन रिमूव हुए, यदि अल्फा है तो 1, यदि बीटा है तो 2, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। यहाँ पे पूरा उनका क्या दिया हुआ, एक समराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब कुछ। अगला, कैप्टाफॉल क्या है ना,
अगला क्वेश्चन है हमारा कैप्टाफॉल क्या है ना। पहला है एल्जीसाइड है, दूसरा आ जाता है उसी में हमारा कि फंजीसाइड है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा फूड कलर है ना। तो कैप्टाफॉल क्या है, फंजीसाइड है। क्या है वो, फंजीसाइड है ना। क्या है, फंजीसाइड है। इसमें मेलाथायोन आता है ना, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। मेलाथायोन का क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, किसी पेपर में पूछा जा चुका है। BHA ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है ना, ये दो भाई होते हैं। BHA होता है, दूसरा भाई क्या होता है, BHT होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सोडियम मेजॉर्ड प्रिजर्वेटिव होता है। तो ये पूरी एक कॉमन लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाइसिन है, इसका क्वेश्चन हम 3 बार लगा चुके हैं। नाइसिन क्वेश्चन हम पहले भी 3 बार लगा चुके हैं, और आज भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इस लिस्ट से जरूर आप गो थ्रू करें ही करें। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमरेजिक है ना। एंटी हेमरेजिक विटामिन क्या होता है, जहां पे हेमरेजिक जैसा शब्द आए है ना, जहां पर भी हेमरेजिक जैसा शब्द आए आपको कभी भी, तो ये हेमरेजिक शब्द का संबंध किससे होता है, ब्लड से। किससे होता है, ब्लड से। और ब्लड किससे जुड़ता है, विटामिन के से। किससे जुड़ता है, विटामिन के से जुड़ता है। ठीक है, तो एंटी हेमरेजिक विटामिन क्या होता है, विटामिन के होता है, जो कि क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है ना। और यदि वो ना हो तो हेमरेज हो सकता है। क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्या होता है, विटामिन ई होता है। इसका जो कंपाउंड इससे जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, सेलेनियम जुड़ता है। क्या जुड़ता है, सेलेनियम। अच्छा, आज क्वेश्चन पूछा था ऊपर है ना। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। ये स्टेरिलिटी कॉज, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। यदि इसकी कमी हो जाए तो स्टेरिलिटी कॉज हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन बोला जाता है ना। उसको पता होना चाहिए। पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इस विटामिन की बातों को हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का एक सामान्य प्रक्रिया क्या होता है, जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, पहला है कि इट एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा आ जाता है कि इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इट एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द पीएच, इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द पीएच। देखो, ये एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A प्लस B क्या हो गए, जुड़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, C प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया हो रही है किस हीट के प्रेजेंस में होगी। कितनी हीट लग रही है, मान लो 10 कैलोरी लग रही है ना, 10 किलो कैलोरी क्या लग रही है, हीट लग रही है। अब क्या होगा, इसमें एंजाइम रोल प्ले करेगा। तो जब एंजाइम रोल प्ले करेगा, और एंजाइम क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, मतलब बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। चूंकि शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं इसलिए क्या हो जाते हैं, बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो चूंकि ये बायो कैटलिस्ट है, इनका काम होता है कैटलिज्म। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रिएक्शन को क्या करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो जब तुम आ करके रिएक्शन को बढ़ावा दोगे, प्रोत्साहित करोगे, तो सीधी सी बात है, रिएक्शन क्या होगी, जल्दी हो जाएगी, और साथ ही साथ उसमें जो एनर्जी थी उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी लग रही थी 10 किलो कैलोरी, हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जो कि प्रक्रिया को पूरा करने में क्या है, कंज्यूम हो रही थी। ठीक है, तो जो एंजाइम रहेगा वो क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। ठीक है, तो तुम्हारे शरीर में जितने भी एंजाइम वो सब यही काम कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर में लगभग अभी तक 2500 प्रकार के एंजाइम क्या है, खोजे जा चुके हैं, जो कि अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अगला आता है कि मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल आर डिटॉक्सिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, है ना। जो इथाइल अल्कोहल इथेनॉल होता है, मिथाइल अल्कोहल जो मिथेनॉल होता है, ये डिटॉक्सिफाई होते हैं हमारे शरीर में किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इनको वो करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, खत्म करने के लिए, इनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की। कौन सी, ऑक्सीडेशन की। देखो, सामान्यतः क्या होता है, जो दारू पी जाती है, आप लोग जो दारू पीते हैं, ठीक है, वाइन हो गया, बियर हो गया, जो भी पी रहे हो सब दारू ही है ना। तो ये जो दारू पी जाती है इसमें सामान्यतः क्या होता है, इथेनॉल होता है, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। उस एल्कोहल का सामान्य मतलब क्या निकालते हैं हम, कि इथेनॉल है। क्या होता है, इथेनॉल होता है। फिर तुम खबर पढ़ते हो कि बिहार में दारू बैन हो गई, फिर तुम खबर पढ़ते हो कि बिहार में दारू पीने से 50 लोगों की मौत हो गई। तो भाई, जब दारू बैन हो गई थी और उनको कहीं से दारू मिल गई, उन्होंने दारू पी लिया, तो मर क्यों गए, तो मरे इसलिए क्योंकि दारू उनकी वाली जो दारू थी वो कहती जहरीली थी। दारू जहरीली क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि दारू में सामान्यतः क्या होता है, इथेनॉल होता है, लेकिन इथेनॉल जहरीला नहीं होता है। इथेनॉल जहरीला नहीं होता है, तो जहरीला क्या हुआ, जहरीला क्या होता है, मिथेनॉल होता है। जहरीला क्या होता है, मिथेनॉल। उनकी वाली जो दारू थी वो कच्ची दारू थी। उनकी वाली जो दारू थी क्या थी, कच्ची दारू। कच्ची दारू का मतलब क्या होता है, कच्ची दारू का मतलब ही होता है कि उसमें क्या है, मिथेनॉल है, और वो कच्ची दारू पी जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो, नहीं पीना आज से कच्ची दारू। ठीक है, दारू पीना बंद नहीं करना। देश के राजस्व में बहुत बड़ा योगदान देते हैं दारू पीने वाले लोग, है ना। दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब पीने वाले जितने भी लोग हैं, देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं अपने शरीर को दांव में लगा करके।
है ना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदारी, अपने संबंधों को दांव पे लगा करके वो देश देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ऑलमोस्ट दारू और ये सिगरेट और बीड़ी और गुटखा, ये जितना भी मार्केट है, इस मार्केट के हर प्रोडक्ट में एवरेज कम से कम 60 से 65% टैक्स है। कितना है? 60 से 65। तुम सोचो, 28% जीएसटी मैक्सिमम है लग्जरी प्रोडक्ट्स में, वरना तो फिर 5% और 0% तक भी चलता है। लेकिन ये लोग बेचारे कितना पे कर रहे हैं? 60 से 65% टैक्स पे कर रहे हैं, और देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान रहे हैं। तो सैल्यूट टू दीज पीपल्स कि अपना सब कुछ वो दांव में लगा करके क्या कर रहे हैं? देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड, है ना। चलो आगे आता है मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है? इनके इंटॉक्सिकेशन को खत्म किया जा सकता है ना। कहाँ पे ये सब होता है? लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ये कैसे होता है? एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। कौन सा एंजाइम होता है? जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है। कौन सा? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। वो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटाल्डिहाइड में। मिथेनॉल किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉर्मेल्डिहाइड में। एक दूसरा एंजाइम होता है, वो क्या होता है? वो फर्दर क्या करेगा? ALDH आएगा, है ना। वो क्या करेगा? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज आएगा। पहले क्या था? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो कि अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेज किया, ऑक्सीडाइज किया, और नया क्या बनाया? एसिटाइल कंपाउंड बनाया। क्या बनाया? एसिटाइल कंपाउंड। ये दोनों एसिटाइल ग्रुप के साथ हैं। फिर क्या है? एक नया कंपाउंड आएगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बनाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें किस में है? एसिटिक में, और किसमें? फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड में। और फॉर्मल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा? किससे क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट क्या है? डबल ऑक्सीडेशन होगा, तो एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकलेगा। वो कौन सा? एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो अगला आता है। ये पूरा एक वो दिया हुआ, शॉर्ट में दिया हुआ, किसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आता है। पूरा यहाँ पे एक वो दे दिया गया, वन लाइनर फैक्ट दे दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला आता है। कंजम्पशन ऑफ रॉ एग व्हाइट कॉजेस डिफिशियंसी ऑफ। यदि आप क्या करते हैं? रॉ एग खाते हैं, कच्चा वो खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, तो उस कच्चा अंडा खाने की वजह से क्या होता है? क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो, जो कच्चा अंडा होता है उसमें प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ओवल्ब्यूमिन। क्या होता है? ओवल्ब्यूमिन होता है। उस ओवल्ब्यूमिन के अंदर एक और प्रोटीन होता है, एविडिन। कौन सा होता है? एविडिन। ये एविडिन जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? एंटी न्यूट्रिएंट होता है। ये क्या होता है? एंटी न्यूट्रिएंट होता है। किस चीज का एंटी न्यूट्रिएंट होता है? विटामिन एच का। किसका? विटामिन एच का एंटी न्यूट्रिएंट होता है। विटामिन एच का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन B7। क्या होता है? विटामिन B7 बायोटीन। व्हाट इज द राइट आंसर? विटामिन B7। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब ये सब कुछ यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? एंटी न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं। पूरी एक लिस्ट दी हुई है ना, जो सामने दिख रही है आपको। इस लिस्ट को जरूर आप याद करें, जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे प्रोटीन का वो एंटी न्यूट्रिएंट क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है ना, ये लिखा हुआ है। तो आपको ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि प्रोटीन का स्टोर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई, जरूर आप ध्यान में रखें। ठीक, चलो। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना। जो क्लासिफिकेशन किया गया किसके द्वारा? है ना, जो क्लासिफिकेशन किया गया विटकर के द्वारा 5 किंगडम में, उस 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया, है ना। क्योंकि तुम क्या हो? अकशेरुकी हो। क्या हो? अकशेरुकी हो, असेलुलर हो। ठीक है, सिंगल सेल्स वाले हो, तो तुमको शामिल नहीं किया जाता। तुम्हारी औकात नहीं उसमें शामिल होने की। कौन है ये? वायरस, विरॉइड्स और लाइकेंस। कौन है? वायरस, विरॉइड्स और लाइकेंस। ठीक है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, उसमें मोनेरा होता है, जो कि यूनिसेलुलर्स रखे जाते हैं इसमें, जैसे बैक्टीरिया हो गया। जो प्रोटिस्टा होता है, उसमें प्रोटोजोआ और माइक्रो एल्गाई हो गए, है ना, उनको रखा जाता है। फंजाई हो गया, उसमें मोल्ड और ईस्ट रखे जाते हैं। प्लांटी हो गया, उसमें एडिबल माइक्रो एल्गाई रखे जाते हैं। और एनिमेलिया में क्या रखा जाता है? पैरासाइट रखा जाता है। क्या तुमको कहीं भी वायरस और वायरॉइड्स मिले? कहीं नहीं मिले। ठीक है, तो इसमें नहीं रखे जाते हैं। वायरस आर नॉट पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज दे आर असेलुलर, अकेशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? अकाशेरुकी होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे रखा नहीं जाता है। ठीक है, एंड कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द सेल। यदि इनको रेप्लिकेट होना है, अपनी संख्या बढ़ानी है, तो इनको होस्ट चाहिए। ये बिना होस्ट के रेप्लिकेट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, होस्ट क्या होगा? हमारा शरीर होगा भाई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 19th क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, 19th क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से उठाया गया है ना। चूंकि कहाँ भाई? ये रहा 90th क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 90th क्वेश्चन की बात करें। 90th क्वेश्चन कहता है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना? मैच करना है, और राइट आंसर को पता करना है। जैसे सबसे पहले आता है,
ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 90th क्वेश्चन में कैल्शियम दिया हुआ है सबसे पहले, है ना। तो कैल्शियम क्या काम करता है, अभी हम पीछे बात करके आए थे कि ये क्या करता है, ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है, किसके साथ, विटामिन के के साथ, किसके साथ मिल करके, विटामिन के साथ, ठीक है। कैल्शियम एक और काम करता है, वो क्या काम करता है, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, क्या कि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। जो सोडियम होता है वो क्या काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है। आयरन क्या करता है, यदि डिफिशियंसी हो जाए तो एनीमिया कॉज कर देता है, ठीक है। और ये कहाँ चाहिए होता है, फोलिक एसिड के साथ चाहिए होता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा और क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ए ही क्या है हमारा राइट आंसर है, 1 हमारा क्या राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स, है ना। प्रोकैरियोट्स के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वो कोशिका होती हैं जो अभी बेनाइन स्टेज में, किसमें है, जो अभी क्या है, बेनाइन फेज में है, शुरुआती चरण में है, अभी मैच्योरिटी की स्टेज में कभी नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। तो चूंकि तुम मैच्योरिटी की स्टेज में नहीं पहुंचे हो तो तुम्हारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्या हैं, जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, और चूंकि सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे तो वो मिलेंगे भी नहीं बड़े वाले, है ना। इसमें क्या आ जाता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये भी तुम्हारे यूनिट 2 का ही हिस्सा है जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स दिए हुए हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक कंपैरिजन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, जिसमें आपको देखना है, जैसे न्यूक्लियस है ना, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, सिर्फ एक क्या है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है ना, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल इनका, ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में डीएनए मटेरियल कहाँ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा, हमेशा न्यूक्लियस में रहेगा, क्योंकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। डीएनए का टाइप कैसा होगा, सेलुलर और डबल स्टैंडर्ड होगा, है ना। यहाँ पे लीनियर और डबल स्टैंडर्ड होता है। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, इनमें एब्सेंट है, इनमें प्रेजेंट है, तो पूरी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जरूर आप इसको पढ़ें ना। राइबोसोम की बात करें 70S पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, 80S पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, जरूर इसको आप एक बार देखें, दोनों का कंपेरिजन, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी आज की हमारी, है ना, जिसमें हमने इन प्रश्नों का डिस्कशन किया। प्रश्न क्रमांक 20 से, है ना, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैटफिश। यहाँ से हम चालू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से, कल की क्लास से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जय श्री राम।